थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो 6 मार्क्स का है। और मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इसमें लगभग सब कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है और एक छोटा सा बस फॉर्मूला है। बाकी सब एक लाइन के आंसर्स हैं जो याद रखने हैं। मतलब ये तुम्हारे लिए सबसे सस्ता चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें मेहनत भी कम है और मार्क्स भी ढंग से मिल जाएंगे। सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट लूँगा, तो इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या, मतलब रोड मैप क्या है इन लेक्चर्स का। तो फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। देन हम पढ़ेंगे कि 4 लॉज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के। देन फिर हम समझेंगे कि सिस्टम के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आएंगे 4 प्रोसेसेस। उसके अंदर पीवी डायग्राम करके है, सुना होगा, तो पीवी डायग्राम को भी समझेंगे। देन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है विच इज़ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, व्हाट थर्मोडायनेमिक्स इज़, साथ में इनके 4 लॉज कौन कौन से होते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन ये है कि ये एमसीक्यू में भी बन के आ सकता है, तो वर्ड टू वर्ड याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप की हीट या किसी भी टाइप की एनर्जी को स्टडी करना ही हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हीट और बाकी एनर्जीज के फॉर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। और एमसीक्यू में ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन, वैसे ही कुछ। आंसर हमेशा हमें हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देना है, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। सो अब 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, 4। और इनके नाम थोड़े अजीब हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है, इनके नाम नेम टू नेम याद रखना। सो 4 लॉ ऐसे है कि ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हाँ, ज़ीरोथ वाला, ठीक है, ज़ीरो वाला। क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ था और लोग फर्स्ट को रीनेम नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको रीनेम करते तो उनको दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने ज़ीरोथ लॉ कर दिया। सो ये एक ट्रिक क्वेश्चन बन के आ सकता है पेपर में। पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द एक्चुअल अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे जैसे बॉयल्स लॉ, फैराडेज लॉ, आइडियल गैस लॉ और ज़ीरोथ लॉ। तो तुम्हें बस सीधा-साधा ज़ीरोथ लॉ को करना है, ठीक है। अब लोग ज़ीरोथ लॉ को देख के सोचते हैं कि यार क्या बकवास है, और बॉयल्स लॉ को चूज़ कर लेते हैं या फिर कुछ, ठीक है। तो अगर तुमने बॉयल्स लॉ को चूज़ किया, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ज़ीरोथ लॉ है, क्योंकि लोग बाद में रीनेम नहीं कर पाए थे, तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ज़ीरोथ लॉ होगा, ठीक है। सो ये याद रखना। सो अब ज़ीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। ज़ीरोथ लॉ, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी एंड सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे। सिंपल भाषा में अगर इसको समझे, तो इसी लॉ की वजह से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्मामीटर इसी पे काम करता है। ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है, मतलब हमारा जो थर्मामीटर है वो ज़ीरोथ लॉ के पूरे कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन करता है, मतलब किसी भी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है। बस हीट के लिए इसको यूज़ करता है, मतलब समझ रहे हो? तो ये याद रखना, हीट के लिए हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। मतलब जो हीट सिस्टम को तुम दोगे, वो 2 जगह जाएगी। या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब गैस गर्म होगी, या सिस्टम पे वर्क करेगी, मतलब गैस फैलेगी, या दोनों थोड़ा-थोड़ा होंगी। लेकिन एनर्जी गायब नहीं होगी, एनर्जी कभी भी डिसअपीयर नहीं हो सकती, ऑलराइट? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे विच इज़ टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम एंड तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो थर्मली आइसोलेटेड होता है, मतलब उसमें हीट होती है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम मैटर और एनर्जी दोनों आ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें मैटर भी आ सकता है और एनर्जी भी आ सकते हैं। आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। मतलब ये समझ लो एक खुला हुआ कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी होता है ना वैसे। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में मैटर नहीं, एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे बंद बॉटल होती है, वो गर्म हो सकती है बट उसमें आ नहीं सक मतलब उसके अंदर एनर्जी उससे बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही ट्रैप्ड रहेगी, तो क्लोज सिस्टम उसको कहेंगे। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थर्मोस होगी, मतलब उसके अंदर सिर्फ हीट होगी। और अब एग्जाम का पैटर्न समझना है कि पेपर में पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ए टाइप ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज। सो ऑप्शंस में तुम्हें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम दिया होगा, या फिर ऑल ऑल ऑफ द मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली ऑल ऑफ द मेंशन करके आना,
क्योंकि तीनों सच है, मतलब तीनों रियलिटी पे ही बात कर रहे हैं कि तीनों ही चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन-कौन से होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अवेयर ऑफ इट। अब हम 4 टाइप के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और हर एक में एक चीज़ कंस्टेंट रहती है और ये नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है? तो जैसे 4 ये हो गई, आइज़ोथर्मल, एडियाबैटिक, आइज़ोबैरिक एंड आइज़ोकोरिक। सो ये सारी चीज़ें जैसे कंस्टेंट हो गए इनके टेम्परेचर, आइज़ोथर्मल का टेम्परेचर कंस्टेंट है। अब मैं इसको अगर अच्छे से समझाऊँ तो आइज़ोथर्मल में टेम्परेचर हमारा कंस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में हीट का जो एक्सचेंज है वो 0 होता है एंड Q इक्वल्स टू 0 होता है। आइज़ोबैरिक में तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है और आइज़ोकोरिक में जो वो तुम्हारा वॉल्यूम होता है, ठीक है? जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है, जो अंदर वॉल्यूम होता है हीट का या किसी भी चीज़ का, वो कांस्टेंट रहता है। और अब आइज़ोकोरिक पे रुके हैं अगर हम, क्योंकि क्वेश्चन ना आइज़ोकोरिक से बनता ही है कि वर्क डन इक्वल्स प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम और आइज़ोकोरिक में वॉल्यूम बदलता ही नहीं है, ठीक है? तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, ठीक है? अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो उस पे वर्क डन भी 0 होगा। अब एक बार ग्राफ पे देखो, आइज़ोकोरिक एक सीधी वर्टिकल लाइन होती है और उसके नीचे का एरिया कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे का एरिया 0 होता है, ठीक है? सो जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है व्हिच इज़ कि अ गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स डैश। तो यहाँ पे आइज़ोकोरिकली लिखना। क्यों क्यों आइज़ोकोरिकली लिखना है? क्योंकि आइज़ोकोरिक में वर्क बिल्कुल 0 होता है, तो हमें पता चल गया अ गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स आइज़ोकोरिकली, ठीक है? तो इसको लिख लेना और याद भी कर लेना। सो अब समझते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी काम कैसे करती है। एक छोटी-सी बात इसमें बताऊँगा, लेकिन ये मैच द कॉलम में आता है, ठीक है? पहले इसको ये समझ लेते हैं। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ़ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती और ना ही प्रेशर पर, सिर्फ़ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच का कोई फ़ोर्स माना ही नहीं जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, सिर्फ़ काइनेटिक एनर्जी बचेगी और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से आती है। सो अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल देखें, the internal energy of an ideal gas depends on dash. The internal energy of an ideal gas depends on temperature. ठीक है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि जो हमारी आइडियल गैस है उसका इंटरनल एनर्जी ऑफ मास कितना रहेगा। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जितनी एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर भी एक टाइप की थर्मल एनर्जी है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है? सेकंड लॉ कहता है कि हीट अपने आप ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है? मतलब अपने आप कैसे जाएगी कोई भी चीज़ गर्म से ठंडी या ठंडी से गर्म? उसके लिए कोई काम करना पड़ता है और उसके लिए काम करने के लिए चीज़ बनी है व्हिच इज़ हीट इंजन। हीट इंजन हीट को वर्क में बदलता है। उसकी एफिशिएंसी क्या होती है देख लो स्क्रीन पे, जैसे फॉर्मूला दे दिया n इक्वल्स 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज़ ग्रेटर दैन T1। सो हमें T1 का पता चल गया विच इज़ सोर्स ऑफ टेम्परेचर, इनटू T2 का पता चल गया विच इज़ सिंक का टेम्परेचर, ठीक है? सो अगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूँ, अब मान लो एक बार के लिए रेफ्रिजरेटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में यहाँ 2 चीज़ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन बेसिस पे आ जाता है, जो दोनों में ही फॉल्स होते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? फ्रिज क्या करता है? फ्रिज कुछ नहीं करता, वो अंदर से हीट निकालता है और बाहर फेंक देता है कमरे में, ठीक है? तो हीट का सोर्स क्या हुआ, ये भी सोचो। हीट का सोर्स फ्रिज के अंदर का जो चेंबर होता है, वहाँ से हीट आ रही है। और सिंक क्या करता है? सिंक मतलब कमरा होता है, मतलब वो जो बाहर सिंक कर देता है, बाहर निकाल देता है कमरे के अंदर, बाहर के एनवायरनमेंट में। वहाँ क्योंकि हीट जा रही है, तो इट्स काइंड ऑफ सिंक, ठीक है? ये चीज़ समझ के रखना, ये चीज़ याद रखना। अब एग्ज़ाम के बेसिस पे क्वेश्चन ऐसे तुम्हें स्टेटमेंट बेसिस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेटमेंट दे देंगे, इन अ रेफ्रिजरेटर the source of heat is the environment and the sink is the inner chamber. Is it true or false? तो सोचो एक बार बताओ। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इन अ रेफ्रिजरेटर द सोर्स ऑफ हीट इज नॉट द एनवायरनमेंट एंड द सिंक इज द इनर चेम्बर। दैट्स फॉल्स। सिंक हमारा एनवायरनमेंट में जाता है और जो हमारा इनर चेम्बर होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, इफ द डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन अ क्लोज्ड रूम, द रूम विल बी बिकम कूल। ऐसा सच है या नहीं?
तो एक बार सोचो, मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि रूम गर्म होगा कि ठंडा होगा अगर सिंक बाहर की तरफ जा रहा है तो? रूम होगा गरम, ठीक है? क्यों? मतलब फ़ॉल्स है इसका आंसर। व्हाई? क्योंकि हमें याद है सिंक मतलब जो अंदर का इनर चेंबर है वो ठंडा करेगा और बाहर की तरफ गर्म हवा फेंकेगा। तो ये इट्स लाइक रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है? सो ये चीज़ याद रखना। और अगर मैं इसको अच्छे से एलाबोरेट करूँ, सो अब दूसरा वाला ये कहेगा कि अगर चलते हुए फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगा मैं बंद कमरे में तो कमरा ठंडा करेगा। नहीं, कमरा उल्टा गर्म होगा। और ऐसा सोचो क्यों? क्योंकि फ्रिज अंदर से हीट निकाल के कमरे में डाल रहा है और उसके ऊपर मोटर भी चल रही है, वो भी हीट पैदा कर रही है। तो कमरे में टोटल हीट बढ़ रही है, घट नहीं रही है। फ्रिज कमरे को ठंडा नहीं करता है, वो हीट को सिर्फ एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है और इस प्रोसेस में हीट और ऐड हो जाती है। तो अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो भी देख लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? सो स्क्रीन पे भी देखना है ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है? सिंपल सा लिख दो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके अपनी भाषा में। रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। अब क्या कौन-कौन से लॉज़ होते हैं? लाइक मतलब असल असल लॉ कौन-सा थर्मोडायनामिक्स का, राइट? सो इसको लिख दो, ज़ीरोथ लॉ इज़ द एक्चुअल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं? ऑल ऑफ द मेंशन जो मैंने ऊपर लिखे थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड ज़ीरोथ लॉ, ठीक है? सो ये टाइप होते हैं। मतलब सॉरी, ये लॉ टाइप नहीं है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ द, है ना? सो उसके अंदर मैंने तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करी है, उसको याद रखना अच्छे से। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी? याद करो, मैंने तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था, व्हिच इज़ टेम्परेचर। एंड उसके बाद अ गैस परफॉर्म्स मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स आइसोकोरिकली, ठीक है? उसके बाद अगर रेफ्रिजरेटर सोर्स है, सो सोर्स होगा वो एनवायरनमेंट में अगर जा रहा है और जो सिंक है वो इनर चैम्बर में जा रहा है। इज़ इट ट्रू? सो दिस इज़ फॉल्स, ओके? मतलब सिंक हमारा इनर चैम्बर नहीं होता और जो हमारा सोर्स होता है वो एनवायरनमेंट नहीं होता है। इसका एकदम उल्टा होता है। सो फॉर लाइक सेकंड लास्ट एग्जाम क्वेश्चन अगर आएगा, विच इज़ फ्रिज डोर अगर ओपन है क्लोज रूम में तो रूम ठंडा होगा। ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो बस शिफ्ट हो रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमारी हीट एनर्जी जो है वो बढ़ रही है घटने की जगह। सो ये चीज़ याद रखना। हमारा फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है? इट स्टेट्स डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा थर्मोडायनेमिक्स इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क, ओके? सो ये 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन में हमारे 6 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। और देखो, सारे के सारे एक लाइन के, ठीक है? इस चैप्टर में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। तो ये टेबल ही तुम्हारे पूरे चैप्टर का पूरा मोमेंटम बनाएगा और इसको अच्छे से और एक बार समझने के लिए इसका एक बार रीकैप करके देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले ओवर द थॉट्स जो हम अभी तक समझ पा रहे हैं। सो अभी तक हमने ये सारी पढ़ी चीज़ें कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, हीट और अदर एनर्जी फॉर्म्स का रिलेशनशिप, 4 लॉस पढ़ लिए विच इज़ ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिर फार्मूला देख लिया डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर हमने सिस्टम्स समझ लिया कि 3 टाइप के सिस्टम्स हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। और इसका आंसर ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा जब भी पूछेंगे कि कितने कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद आइसोथर्मल के बारे में हमने समझा, एडियाबैटिक के बारे में समझा विच इज़ क्यू इक्वल्स ज़ीरो, है ना, हमेशा। एंड आइसोबैरिक के बारे में समझा विच इज़ पी जिससे हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आइसोकोरिक के बारे में पढ़ा विच इज़ वर्क इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा, ठीक है? उसके बाद हमने समझा कि मिनिमम वर्क जो है, मिनिमम वर्क मतलब मिनिमम वर्क अगर ज़ीरो है तो उसको हम आइसोकोरिक कहेंगे, जैसा मैंने अपना 5th पॉइंट में तुम्हें बताया, राइट? सो उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एंड उसके बाद अगर 8th पॉइंट में मैंने जो तुम्हें बताया विच इज़ एन इक्वल्स 1 माइनस टी टू बाई टी वन, ठीक है? ये याद रखना, इसका फॉर्मूला रट लो, कहीं पे आए कुछ भी पूछ ले थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बताओ तो 1 माइनस टी टू बाई टी वन लिख देना, तुम्हें आधा 1 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा फ्री का, ठीक है? उसके बाद फ्रिज का एग्जाम्पल जो हमने लिया था कि सोर्स अगर अंदर है, मतलब सोर्स अगर बाहर है और सिंक अगर अंदर है तो फिर दैट्स रॉन्ग। सोर्स हमेशा अंदर रहेगा एंड सिंक जो है वो हमारा कमरा होगा, ठीक है? और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है कि फ्रिज अगर खुला हुआ है तो रूम ठंडा होगा, ऐसा नहीं होता। फ्रिज अगर खुला है तो कमरा गर्म होगा उल्टा, ठीक है? तो ये भी चीज़ याद रखना। ये जो 10 लाइन है इसमें 6 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं
और इस चैप्टर में तुमने एक भी डेरिवेशन नहीं की, ये याद रखना। एक वापस ब्लैंक पेज लो, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट लो और इसी चैप्टर का 1 पेजर बनाते वक़्त सारी टेबल बना लेना अच्छे से, ठीक है? इसमें थ्योरी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास 2 दिन पूरे कंप्लीट कर लिया हमने, पूरे 2 दिन के लेक्चर्स कर लिए हैं। पहले दिन में हमने 17 मार्क्स सिक्योर करे, आज हमने 20 मार्क्स को सिक्योर कर लिए। टोटल हमने 37 मार्क्स को सिक्योर कर लिए। पूरे पेपर का लगभग आधे मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए। कल हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स एंड वेव, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमें ये पढ़ना है ताकि हम इसके ऊपर और मोर क्लैरिटी के साथ आ पाए, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप तुम अच्छे से समझो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।